भोपाल के वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय में आज मोहन यादव कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में युवाओं के साथ साथ किसानों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। खास तौर से युवाओं के लिए 12 जनवरी युवा दिवस के दिन स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत होने जा रही है। ये शुरुआत में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा, युवक कल्याण विभाग मिलकर साथ काम करेंगे। इसके अलावा किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए आज बैठक में चर्चा हुई। इसमें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और मध्य प्रदेश स्टेट डेयरी फेडरेशन के बीच जो MOU साइन हो रहा है, इसमें 5 साल में 1500 करोड़ राज्य सरकार निवेश करेगी, जिससे कि दूध उत्पादन बढ़ाया जा सके और मध्य प्रदेश में किसानों की दूध उत्पादन के साथ आय बढ़ाई जा सके। इसके अलावा आज की बैठक में 16वें वित्त आयोग को लेकर भी चर्चा हुई। जल्दी ही 16वें वित्त आयोग का मध्य प्रदेश दौरा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देशित किया है कि वो आगामी प्लान तैयार करें, जिससे केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों के लिए ज्यादा से ज्यादा राशि ली जा सके। जो 16वां फाइनेंस कमीशन आ रहा है, हर राज्य चाहता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा मिले, तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया सभी विभागों को कि वे अपने अपने विभाग में किस प्रकार 5 साल की प्लानिंग करके और हम 16वें वित्त आयोग के सामने अपनी बात रख सके और ज्यादा से ज्यादा पैसा केंद्र सरकार से राज्य को मिल सके। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। इंदौर नगर निगम में भाजपा पार्षद कमलेश कालरा ने आरोप लगाया है कि पार्षद जीतू यादव के लोग उसे परेशान कर रहे हैं और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कि कमलेश कालरा का नाबालिग बच्चे को नग्न अवस्था में प्रताड़ित किया जा रहा है, वो भी उसकी मां और दादी के सामने। अब कमलेश कालरा ने आरोप लगाया कि इस सब के पीछे MIC सदस्य और पार्षद जीतू यादव का हाथ है। वहीं पूरा मामला पुलिस के पास भी गया है, पुलिस भी जांच में लगी हुई है। वीडियो कुछ फुटेज वायरल हुए हैं और इसके अलावा फ़ोन पे धमकी देने को लेकर बातें सामने आई हैं। कालरा की तरफ से, कमलेश कालरा जी की तरफ से FIR दर्ज कर ली गई है और यतीन्द्र यादव जो नगर कर्मी हैं जिनको वीडियो ऑडियो कॉल पर गाली गलौज की गई, उसका भी FIR दर्ज कर लिया गया है। दोनों पक्षों की जो बातें हैं, जो साक्ष्य हैं, उनका गहन तरीके से निश्चित तौर पे परीक्षण किया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। वहीं सिंधी समाज का एक डेलीगेशन पहले भाजपा नगर अध्यक्ष से मिला और उन जीतू यादव पर कार्रवाई करने की मांग की। उसके बाद पुलिस कमिश्नर के यहाँ भी वह डेलीगेशन गया और जीतू यादव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साहब से हमारी जो मुलाकात हुई है, उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। उन्होंने निर्देश भी दे रखे हैं SCP साहब को कि जल्द से जल्द, कुछ तथ्य मिले हैं, उन्होंने ही बताया, कुछ तथ्य मिले और हमको भी किसी ने बताया कि तथ्य मिले और बहुत करीब है हम। बहुत जल्दी जीतू यादव की और उसके जो गुंडे हैं उन सबकी गिरफ्तारी हुई। पार्षद कमलेश कालरा और सिंधी समाज ने मिलकर के यह मांग की है कि यदि जीतू यादव के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो समाज पूरा भाजपा की सदस्यता त्याग देगा। वहीं कमलेश ने भी इस तरह की बात कही है। अब पुलिस के लिए मुश्किल है कि दोनों भाजपा के पार्षद हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पुलिस का यह प्रयास है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। छत्तीसगढ़ के बस्तर के लिए आज का दिन बहुत ही हलचल भरा रहा। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दंतेवाड़ा पहुंचे और कल नक्सल हमले में जो जवान शहीद हुए थे उनके शव को उन्होंने कांधा दिया, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी दंतेवाड़ा पहुंचे और शहीदों को सलामी वहां पर दी गई। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के DGP अशोक जुनेजा और बस्तर IGP सुंदरराज कई सारे अधिकारियों के साथ उस पॉइंट पे पहुंचे बीजापुर के, जहां कल जवान ID विस्फोट में शहीद हुए थे। उन्होंने उस इलाके का मौका मुआयना किया। DGP अशोक जुनेजा उसी पॉइंट 0 पे पहुंचे जहां कल ये सारा घटनाक्रम हुआ था, नक्सलियों ने जहां ID विस्फोट किया था। उसके साथ ही CRPF के महानिदेशक विपुल कुमार भी आज दंतेवाड़ा पहुंचे। विपुल कुमार कल की घटना को लेकर तो चर्चा करेंगे ही अधिकारियों के साथ, लेकिन CRPF के जितने भी एंटी नक्सल ऑपरेशन में पार्टिसिपेशन है, जो अभियान चल रहे हैं, उसकी समीक्षा करने भी वो पहुंचे हैं। तो वो भी आज दंतेवाड़ा में थे और वो रहेंगे वहां पर, अपने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।
सीआरपीएफ जो भी एंटी नक्सल ऑपरेशन में अपना पार्टिसिपेशन दे रही है उन सारे अभियानों की समीक्षा वो करेंगे वितुल कुमार। इसके अलावा सुकमा से भी खबर आई कि कोंटा रोड पर वहां पर एक 10 किलो का आईडी आज बरामद किया है पुलिस ने, जो सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने लगाया था, लेकिन समय रहते सुरक्षा बलों ने उस आईडी को खोज निकाला। इससे पहले कि कोई दुर्घटना वहां होती, कोई कैजुअलिटी होती, उसके पहले उस आईडी को खोज निकाला गया। तो 10 किलो का आईडी सुकमा में आज बरामद हुआ। कल ही तकरीबन 60 किलो के आईडी विस्फोट में 9 लोग शहीद हुए थे, जिसमें 8 छत्तीसगढ़ डीआरजी के जवान थे, एक उनके साथ ड्राइवर था जो एक आम नागरिक था। तो कल एक बड़ी घटना हुई। तो आज पूरा फोकस दिन भर का सबका बस्तर पे था, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे, प्रदेश के गृह मंत्री वहां मौजूद थे, डीजीपी अशोक जुनेजा पहुंचे हुए थे बस्तर। तो सारा घटनाक्रम आज बस्तर के नाम रहा। हमारे जवानों का ये शहादत बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने देश के लिए और छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी आहुति दी है और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाब होंगे। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कहा है कि विपक्षी दलों की मांग को आधार बनाकर सरकार बीपीएससी परीक्षा की प्रॉपर तरीके से जांच करा रही है। इस मामले में कहीं से कोई त्रुटि और साक्ष्य पाए जाने की स्थिति में सरकार कड़ा निर्णय ले सकती है। छात्रों की जो मांग थी, आयोग एवं सरकार बहुत ही गंभीरता से और संवेदनशील तरीके से पूरे बिहार के सभी सेंटर का जांच करवा रही है उनके मांग पर, और अभी से लेकर रिजल्ट निकलने तक भी साक्ष्य मिलेगा। अगर कहीं पर ऐसा महसूस होगा कि छात्रों के साथ न्याय नहीं हुआ है, तो सरकार अभी से रिजल्ट निकलने तक भी कोई फैसला ले सकती है, लेकिन साक्ष्य के आधार पर ही आयोग फैसला लेती है। कुल मिला के प्रदेश अध्यक्ष के इस ऐलान के बाद विपक्षी दलों के नेताओं के जो आरोप हैं उसके माकूल जवाब दिया गया है। पटना के जेडीयू दफ्तर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित एनडीए के तमाम घटक दलों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए साफ साफ कहा कि 15 जनवरी से एनडीए की यात्रा शुरू होने वाली है और इस यात्रा के जरिए बिहार के लोगों के बीच एक संदेश दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बिहार में एक खाली पड़े एमएलसी सीट की घोषणा की और एनडीए के तरफ से उम्मीदवार के नाम के रूप में ललन प्रसाद का नाम सामने लाया और सभी दलों ने एकजुटता के साथ ललन प्रसाद के नाम पर स्वीकृति दी। हम लोग ने ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है जिनका नाम श्री ललन प्रसाद ही है। कुल मिला के एनडीए के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम दलों ने एकजुटता दिखाते हुए विपक्षी दलों के बीच एक संदेश देने का प्रयास किया है, जो तरह तरह के बयानों के जरिए एनडीए में टूट की बातें करते हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। 2027 का विधानसभा का चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी दल अपने संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ संगठन महापर्व मना रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने संगठन को सृजन कर रही है। 5 दिन तक यह कार्यक्रम चलेगा, जिसमें जो नई जिम्मेदारी संभालने वाले वर्कर होंगे उनसे पूछा जाएगा कि आपने कांग्रेस के लिए क्या किया और कांग्रेस ने जो अभियान चलाया था उसमें आपने कितना मेहनत किया। जो कांग्रेस के नेताओं के सवाल का जवाब दे पाएंगे उन्हीं के जिम्मेदारी होगी नगर अध्यक्ष की, जिला अध्यक्ष की और संगठन के तमाम उन जिम्मेदार पदों की। कांग्रेस को भी लग रहा है कि बिना संगठन मजबूत किए जमीन जीता नहीं जा सकता, इसलिए लगातार कांग्रेस की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में खोई जमीन वापस पाने के लिए कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया जाए।
जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व देश में लोकतंत्र की बात कर रहा है, उसी तरह से पार्टी में भी हमारा लोकतंत्र रहे, इसीलिए हर जिले के लोगों को बारी बारी से बुलाया जा रहा है। जिलेवार समीक्षा हो रही है और रायशुमारी हो रही है। कुछ लोगों ने आवेदन कर रखा है, कोई जिला अध्यक्ष बनना चाहता है, कोई शहर अध्यक्ष बनना चाहता है, कोई प्रदेश पदाधिकारी बनना चाहता है, तो उस पर मंथन हो रहा है कि उनका पूर्व पक्ष कैसा रहा है, कितने दिनों से पार्टी के प्रति वो समर्पित रहे हैं, कौन कौन से कार्यों को उन्होंने अंजाम दिया है, पार्टी के लिए क्या क्या किया है, इन सारी बातों को। और एक आदमी कोई नहीं, राष्ट्रीय महासचिव जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और ऐसे सारे लोग एक साथ बैठकर लोगों की बातों को सुन रहे हैं और उन बातों पर कैसे अमली जामा पहनाया जाए उसका निर्णय उनको करना है। ये पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बातें को लेकर ही हम कर रहे हैं। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। कोविड-19 के बाद चीन में नया वायरस HMPV अपना पैर लगातार पसारता जा रहा है। अब तक इस वायरस ने चीन में सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है और दुनिया भर में ये वायरस लगातार फैल रहा है। भारत में इस वायरस के 5 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है। इसके बाद केंद्र सरकार के साथ ही साथ राज्य सरकार भी अलर्ट है और आज महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बैठक बुलाई गई थी और उन्होंने कहा है कि इस वायरस को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा और जिस तरीके से वायरस लगातार फैल रहा है उसको लेकर लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। बच्चों और बुजुर्ग को ज्यादा से ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। ऐसी कुछ गाइडलाइंस अब तक नहीं आई है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आएगा उसका राइट फॉलो करने के लिए हमारी सरकार अच्छी तरह से काम करेगी। सर, बच्चे और बूढ़ों के लिए कहा है कि थोड़ा सा ध्यान, वो तो नॉर्मल में भी हम लोग ऐसा ही करते हैं कि बच्चों की या बूढ़ों की थोड़ी प्रतिकार शक्ति जो रहती है तो उसकी कम रहती है। वैसे में ये देखना होगा कि जिस तरीके से HMPV ये नया वायरस लगातार दुनिया भर में अपना पैर पसार रहा है, क्या आखिरकार वापस से एक बार फिर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेगा या फिर लोगों को राहत मिलेगी? कैमरामैन बाला के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। जनवरी का महीना बाघों के हमलों के लिए अति संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि अगर जानकारों की माने तो बाघिन अपने शावकों को जनवरी के महीने में जन्म देती है, इसलिए उनके सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जुट जाती है। और इसी बीच जब इंसान और बाघिन का आमना सामना होता है तो इस बीच बाघिन हमलावर भी हो जाती है। लेकिन इन सब चीजों को लेकर इंसान और जानवरों के बीच संघर्ष की घटनाएं ना हो, इसको लेकर वन विभाग की टीम लगातार सक्रिय रहती है और वो लगातार गश्त भी करती है। जो जंगल से सटे इलाके हैं, गांव हैं, उन गांव में जाकर स्थानीय लोगों से बातचीत करती है और उन्हें जागरूक भी करती है किस तरीके से जब जानवर हमारे इर्द गिर्द रहता है तो उनसे कैसे बचाव किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं यही अभियान जो लगातार चलता रहता है वो भी वन विभाग की पोल खोलता भी नजर आता है, क्योंकि अगर जनवरी महीने की बात करी जाए तो जो जंगल से सटे इलाके हैं लखीमपुर खीरी जिले में, वहां पर कई संघर्ष की घटनाएं सामने आई हैं, जहां पर वन्य जीवों और इंसानों के बीच संघर्ष की घटनाएं हुई हैं, जिनमें कई लोगों की मौत हुई है तो कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। हालांकि लगातार वन विभाग की टीमें गश्त भी कर रही हैं उन इलाकों में और लोगों को जागरूक भी कर रही हैं कि किस तरीके से जब आमना सामना वन्य जीवों के बीच इंसानों का हो तो किस तरीके से बचाव किया जा सके। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए